हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैकेनिक्स फिजिक्स में सबसे पहला पॉइंट यही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, जब रिलेटिव मोशन की हम स्टडी करते हैं, रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं, तो वहाँ हमें एक फ्रेम की ज़रूरत होती है। तब हमें एक फ्रेम की ज़रूरत होती है और इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम ऐसे समझ लेते हैं कि 3 पर्सन हैं और 3 पर्सन में ये मान लेते हैं कि 2 पर्सन एक कार के अंदर बैठे हुए हैं। ये कार के अंदर पर्सन बैठा ए और पर्सन बी, ये 2 पर्सन कार के अंदर बैठे हुए। एक पर्सन सी जो है यहाँ पर, ये सी है जो यहाँ पर रेस्ट पर बाहर है और कार जो है ये मोशन में है। तो रिलेटिव मोशन देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में ये कार क्या कर रही है, मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको कार चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब बी और सी की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को रेस्ट में ही पाएंगे, यानी इन दोनों को क्या दिखाई देगा, बी ए को देखे और ए बी को देखे तो इन्हें क्या दिखाई देगा, रेस्ट में ही दिखाई देगा। बी ए को देखे तो उसे रेस्ट में दिखाई देगा, ए बी को देखे तो उसे भी रेस्ट में दिखाई देगा। लेकिन जब ए बी इस पर्सन को देखेंगे तो कार अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसे सी जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोशन कौन कर रहा है, ए बी एक कार के अंदर बैठ कर पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों ऑब्जर्व करते हैं इसको तो इससे क्या दिखाई देता है कि सी जो है मूव कर रहा है। इसी को हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं और इसकी स्टडी करने के लिए हमें एक फ्रेम की जरूरत होती है। तो आइए समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज a system of coordinate axes relative to which the position and motion of any particle is described is called frame of reference। frame of reference, यहाँ पर रेफरेंस लिखना है। अब देखिए, हम इसको समझते हैं एक डायग्राम के हेल्प से। अगर मान लीजिए कोई बॉडी एक पर्टिकुलर है, अभी मैंने आपको बताया कि ये एक कार जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि कार वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है और ये भी हो सकता है कि वो जेड एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है। तो देखिए, एक ये डायरेक्शन हो गया और एक ये हो गया, यानी किसी भी एक्सिस के अलोंग वो मूव कर सकती है। अब ये एक्सिस लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसी पॉइंट ओ से एक ऑब्जर्वर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि लोकेशन के बारे में ऑब्जर्व करेगा। ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट यानी इस पॉइंट के लोकेशन को ऑब्जर्व करेगा। ये ऑब्जर्वर, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, इस पॉइंट के बारे में ऑब्जर्व करेगा। क्लियर है? और टाइम के रिस्पेक्ट में करेगा तो यहां पर एक और कोऑर्डिनेट, यहां पर एक और सिंबल आ जाएगा यानी T, तो ये हो जाएगा स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। इसको हम नाम देंगे स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की लोकेशन को, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की लोकेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। क्लियर है? तो अब देखिए, यहां पर 4 तरीके के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, एक्स वाई जेड एंड टी। क्लियर है? द सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड। यहां पर कॉमा लगा हुआ है, एक्स कॉमा वाई कॉमा एंड जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी डिनोटेड बाय अ वेक्टर आर। अब यानी
यहां से यहां तक को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी डिनोटेड बाय वेक्टर पोजीशन आर एज पोजीशन आर इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। यहां पर आई जे क्या है? यहां पर यूनिट वेक्टर है। ओके, तो देखिए यहां से अगर ऐसे मान लीजिए ये एक्स हो गया कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया? वाई हो गया, और ये इसके लिए क्या है? जेड के लिए। तीसरा कोऑर्डिनेट हम कैसे डिफाइन करेंगे? जेड से डिफाइन करेंगे। क्लियर है ना? तो ये देखिए पोजीशन आ गई आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे जेड के, ये पोजीशन हो। अब अगर हमें किसी की पोजीशन पता चल गई, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चल जाती है, तो फिर हम उसकी वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, उस पर लगने वाला हम फोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये क्या है? पोजीशन है। तो पोजीशन से मैंने क्या बताया कि हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसका डिफरेंस सेट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगी v इक्वल टू डी आर बाई डी टी, यानी डिफरेंशिएट कर दीजिए यहां पर, तो डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई डी टी जे प्लस डी जेड डी टी के। अब डी एक्स बाई डी टी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी से, और ये किसके अलोंग होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी। ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? डी वाई डी टी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये जेड डायरेक्शन की अलोंग वेलोसिटी डिफाइन करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं v इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये वी एक्स आई वी वाई जे और वी जेड के, ये हम इस तरीके से वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं एक्स वाई जेड के अलोंग। अब अगर इसी का फिर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसको लिखिए a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और यहां पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी एक्स अपॉन डी टी प्लस, और यहां पर आई आ जाएगा। इसी तरीके से डी वी वाई डी टी जे प्लस डी वी जेड अपॉन डी टी, और ये के। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए यहां पर एक्सेलरेशन डिफाइन कर लिया। जब एक्सेलरेशन डिफाइन कर लिया तो इसकी हेल्प से हम फोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। इस एक्सेलरेशन की हेल्प से फोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होगी तो उसका मास जरूर होगा, तो मास में एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? उसका फोर्स पता चल जाएगा। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। दो तरीके के फ्रेम होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और हम फ्रेम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेम को हम इस डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।